इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना जो सेकंड बैच है 2022 का उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी जो फर्स्ट बैच है 2022 का उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अर्थात कौन कौन कैंडिडेट थर्ड स्टेज के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे तो इसी मंथ में जारी कर दी जाएगी। तो जो कैंडिडेट अपना पहली बार एग्ज़ाम देंगे तो उनको पता नहीं होता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है कौन कौन सी होनी चाहिए, और साथ साथ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, इन सब पॉइंट पर बात करेंगे। साथ में आपका जो रिटन एग्ज़ाम है किस मंथ में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेज है कब किया जाएगा, और थर्ड स्टेज कब होगा, आपकी जो ज्वाइनिंग है कब प्रारंभ होगी। तो इससे सब कुछ पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी देखने को मिली है आज इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। वहीं जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है फर्स्ट बैच 2022 का। साथ में जो सेकंड बैच है 2022 का इंडियन कोस्ट गार्ड का उसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें आपकी जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ से आराम से रीड कर सकते हैं। जीडी के लिए वैकेंसी है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वैकेंसी है और यांत्रिक के लिए वैकेंसी है। और आपको पता होगा जो डीवी वाला बैच होता है, जो डोमेस्टिक ब्रांच बैच होता है, उसमें 10th वाले कैंडिडेट भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो जनरल ड्यूटी होती है उसमें 12th वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। वहीं जो यांत्रिक बैच होता है उसमें आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अलग अलग बैच होते हैं, अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन रखा जाता है, उसी तरह से आपकी वैकेंसी रखी जाती हैं। हम बात करें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 11 बजे से, और वहीं 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 14 जनवरी शाम 5 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा 10 से 11 दिन का। तो आप इन 10 से 11 दिनों में आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और उससे पहले क्या है कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और जैसे आप देखिए, आपको पता होना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट से को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यदि इंडियन कोस्ट गार्ड को थोड़ी भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत आपका इंडियन कोस्ट गार्ड बाहर कर देता है। अभी आपको पता होगा जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मार्कशीट भी चेक की गई थी, तो जो कैंडिडेट अपनी मार्कशीट नहीं लेके गई थी तो उनको आउट कर दिया गया था, अर्थात उनको रिटन एग्ज़ाम में बैठने का नहीं मौका मिला था। तो इससे बेटर यही होगा कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनको फॉलो करें। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है कि आपका यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आपने 12th कर रखी है तो आराम से अपना जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप पास होना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वैधता है नहीं कि आपका इस बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप पास होने चाहिए। साथ में आपका मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए। वहीं जो कैंडिडेट जिनने केवल 10th करी है और इनका सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड में जाकर अपने देश की सेवा करना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। उनको केवल क्या है कि डोमेस्टिक ब्रांच में जाने का अच्छा खासा मौका है। 10th कर रखी है तो आराम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे कि यांत्रिक के लिए कुल मिलाकर कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जीडी के लिए, साथ में डीवी के लिए क्या कुछ डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। वहीं यांत्रिक की बात करें तो 10th प्लस आपका होना अनिवार्य है। साथ में आपका एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। डिप्लोमा किस तरीके से होना चाहिए इसमें आगे बता दिया गया। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, आपका मैकेनिकल वाला हो, इलेक्ट्रिकल वाला हो, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 या फिर 4 ईयर का आपका अप्रूवल जो इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा हो। तो यदि कोई कैंडिडेट जिसने 10th पास कर रखी है, अपना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग से संबंधित यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आराम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वहीं बात करें आपका जो यांत्रिक वाला है, इसमें अलग अलग बता दिया गया है कि कौन कौन सा आपका डिप्लोमा होना चाहिए और किस में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करें आपकी जो एज की, एज आपकी मिनिमम 18 से लेकर और मैक्सिमम 22 के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। जीडी की बात करें तो जीडी जो कैंडिडेट जिसका जन्म 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के मध्य हुआ है तो आप ना इसमें अप्लाई कर सकता है। जबकि यह दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड है, अर्थात जिस कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 2004 को हुआ हो या फिर 31 जुलाई 2004 को हुआ हो, 1 अगस्त 2000 को या फिर 31 जुलाई 2004 को, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जो कैंडिडेट जीडी और यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनकी डेट इतनी होनी चाहिए।
और वहीं जो कैंडिडेट डीवी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी जो एज है 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2000 के मध्य उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब की दोनों डेट भी इंक्लूड है। और वहीं जो कैंडिडेट उनको आपको पता होगा SC एंड ST को यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं OBC को यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं। नाविक GD की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जारी की जाती हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें अर्थात जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 112 टोटल पोस्ट जारी की गई हैं। वहीं जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 28 पोस्ट जारी की गई हैं और OBC के लिए 72 और वहीं आपका ST के लिए 11 और आपका SC के लिए 37। टोटल जो GD के लिए पोस्ट हैं वो 260 पोस्ट हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट हैं, 260 हैं। और वहीं DV के लिए कुल मिलाकर 35 पोस्ट हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आपकी जो 12 पोस्ट हैं जनरल के लिए हैं, वहीं 2 पोस्ट EWS के लिए हैं, OBC के लिए 9, ST के लिए 7 और वहीं SC के लिए 5 यहाँ पर वैकेंसी है। और जो कैंडिडेट मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे यांत्रिक से तो उनके लिए जो टोटल पोस्ट हैं वह 13 पोस्ट रखी गई हैं। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 9 पोस्ट रखी गई हैं टोटल। यांत्रिक की बात करें तो 5 पोस्ट रखी गई हैं यांत्रिक की। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, वो भी आपका मार्च में आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो कोई कैंडिडेट अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, आपको पता होगा जो रिटन एग्ज़ाम होता है वह रिटन एग्ज़ाम के लगभग आपके 25 से 30 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है रिटन एग्ज़ाम की। तो जो कोई कैंडिडेट उस कट ऑफ को क्लियर कर लेता है तो उसको सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। और सेकंड स्टेज को जो कोई कैंडिडेट क्लियर कर लेता है तो उसका थर्ड स्टेज लिया जाता है और थर्ड स्टेज से पहले उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। वहीं जो फर्स्ट स्टेज में आपका केवल रिटन एग्ज़ाम होता है, सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है DV और आपका साथ में PFT लिया जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल PFT होता है। PFT की बात करें तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में क्लियर करनी पड़ती है। वहीं आपके 10 पुशअप होते हैं तो वहीं आपका 20 स्क्वाट्स होते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल आपका PFT होता है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तुरंत आपको वीडियो मिलते जाएंगे आगे। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से अपने साथ रहने चाहिए, जिससे कि जब 4 जनवरी आए तो 4 जनवरी को ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं कि जो बोलते हैं हम लास्ट में फॉर्म भरेंगे और फिर रह ही जाते हैं। आपकी जो लास्ट में जो साइट होती है अंडर मेंटेनेंस चली जाती है और इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपने तैयार रखें, क्योंकि आज 15 दिसंबर है और अभी आपके पास पूरे 20 दिन का समय है। तो 20 दिन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रेडी रखने हैं, जिससे कि जब आप अपना रिटन एग्ज़ाम देने जाओ, रिटन एग्ज़ाम के बाद जब आप अपना सेकेंड स्टेज देने जाओ तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में हमने देखने को मिला है, जो कैंडिडेट अपना सेकंड स्टेज तक क्लियर कर जाते हैं वो थर्ड स्टेज में अभी क्या है रह जाते हैं। अभी आपको पता होगा आज जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने मेडिकल को तो क्लियर कर गए हैं, लेकिन उनका क्या था कि अपने मेडिकल में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड थी उनको अपने साथ लेकर नहीं गए तो उनका जो रिजल्ट है पेंडिंग में डाल दिया गया है। जब तक उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी तरह से वहाँ पर अपलोड नहीं हो जाएंगे, वेरीफाई नहीं हो जाएंगे, तो उनका रिजल्ट पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। जबकि उनकी जो ज्वाइनिंग है इसी मंथ में प्रारंभ हो जाएगी लास्ट में। तो जाकर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा यदि आप डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती बरतते हैं। तो आपको फ़िलहाल यही अपडेट देना है। थैंक्स, जय हिंद।